नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चकपाठा गांव के सिवान में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल का शव नीम के पेड़ से लटकता देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान महनगढ़ थाना क्षेत्र के पंधा गांव निवासी घनश्याम यादव उम्र 25 वर्ष और जौनपुर जनपद के कोटवा निवासी नंदिनी यादव उम्र 16 वर्ष के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि नंदिनी बीते 10 वर्षों से अपने ननिहाल पंधा में रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसका प्रेम संबंध घनश्याम से हो गया। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। यह प्रेमी युगल लगभग 1 वर्ष पहले भी घर से भाग चुके थे, पर बाद में वापस लौट आए थे। इस बार परिजनों के लगातार विरोध से तंग आकर दोनों ने आत्मघाती कदम उठाया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। लड़की भागी, पता नहीं कई दिन का बम्बई से साल भर का गई था जी। वो जो है ना कि लड़का हमारी 26 तारीख की अपन घरे कुछ पैसा कौड़ी के लेन देन में अपन टकरा दिया तो निकल गए। अब वो पता नहीं वाले उन्हें लड़का पता नहीं फोन करके कैसे अपन पता लगा के मरवा बर्बाद दे दिया। तो आपको कैसे पता चला है, कब ये जान पाए कि ये घटना गाँव में आए के जो कि नीम के पेड़ में टांगल ना तो एक जने गए ना कुल्ला करे तो वो देखा। अच्छा, क्या इसके पहले ये लोग एक साथ में कभी भागे थे? हाँ, शादी कर वाले ना भागल ना शादी कर। आज सर हम तो सोचते थे हमारी लड़की 23 जून को गायब हो गई थी बम्बई से। वहाँ से गायब हुई हमारी 23 जून को। फिर हमको पता नहीं था कि इधर आई है कि क्या हुआ। हम तो आए इधर घर पे कुछ काम के लिए, जगह जमीन के लिए आए थे। हम अभी कर ही नहीं सके काम हमने। कौन सा गांव है जहाँ घटना घटी है? ये पंदहा गांव है। थाना कौन सा है? मेनगर। थाना गंभीरपुर है। अच्छा, ये गंभीरपुर है जी। हम लोग उस दफा मेनगर से किया था। तो ये इसके पहले इन लोगों में क्या रिलेशन था? क्या वही जो यही रिलेशन था। देखो अभी उधर से भी उसने फोन करके उसको बुलाया था, फोन करके फॉलो कर हमको। कहाँ लड़की रह रही थी? बम्बई में हमारे साथ रह रही थी। कितने पहले घर आई थी? ये 23 जून को वहाँ से निकल के भागी है। 23 जून को? हाँ। तो घर के कितनी दूरी पे ये घटना घटी है? अभी घर के बगल में ही घटी है, थोड़ी दूर? नहीं, घर के बगल में नहीं सर, 1 किलोमीटर दूरी होगा। 1 किलोमीटर? सर लोग गए थे जी। हाँ, वो 1 किलो दूरी मीटर होगा या तो 2 किलोमीटर नहीं होगा। तो इन लोगों का कब से ये प्रेम प्रसंग जो चल रहा था? सर हम लोग को पता भी नहीं था। अभी ये छोटी कब पता चला आप लोगों को? कितने साल पहले? जब ये भागा लेकिन भागा तब हमको पता चला। 1 साल पहले भाग चुके थे? तब लेके गए तो हम लोग थाने FIR करवाए थे। तो उधर वो बोला था कि अब हमसे गलती हो गई, अब ये सब नहीं करना है, हमको सुलह सपाटा कर दो, तुम अपना रास्ता देखो, हम अपने रास्ते देखो। तो लड़की चली गई फिर? हाँ, तो हम लोग डर गए इसके लिए कि अभी फिर ऐसा न कर दे इसके साथ में। तो इन अपन लेके चली गई बम्बई। उसको लेके ननिहाल से, घर द्वार तो है नहीं उसके पास घर पे जाए, लेके चली गई वहाँ अपने बम्बई। जब बम्बई गई तो वहाँ से ये फोन करके बहका रहा था उसको, इंस्टाग्राम से बात कर रहा था जी। बात कर रहा था, उसके बहकावा में आई गई। मेरे को भी एक दफे सर में पकड़ ली फोन करते बात को, तो मेरे को गाली वाली दिया था। हाँ, ये सब। लड़की की उम्र कितनी है? 15 साल। और लड़के की उम्र? उसका 27-28 साल का है। शादी हुई थी कि नहीं? उसकी शादी नहीं हुई थी। लड़की क्या बहन थी? एक ही थी। भाई बहन यही है, इससे छोटा थी वो। अब यही आप लोग जान जाइए। लड़की ना SP सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि युवती 23 जून 2025 से मुंबई से लापता थी और इसको लेकर स्थानीय थाने में गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।
फिर भी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। थाना गंभीरपुर के ग्राम चक बाठा का है। एक लड़का और एक लड़की नीम के पेड़ से हैंगिंग की अवस्था में मिले। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष गंभीरपुर, क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा फील्ड यूनिट के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी करने पर यह तथ्य आया है कि लड़का और लड़की दोनों ग्राम पंदहा, थाना मेमनगर के निवासी हैं तथा लड़की दिनांक 23/6/2025 से बम्बई से गायब थी, जहां उसका मुकदमा अपराध संख्या 451/2025 धारा 137 BNS दर्ज है। प्रकरण में पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यूं तो भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन की शुरुआत 4 दिन पहले ही हो चुकी है, लेकिन सावन का पहला सोमवार आते ही शिव की भक्ति में पूरा जनपद रंग गया। सावन का पहला सोमवार भक्तों के उत्साह के नाम रहा। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने जनपद के शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। शहर के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। भक्तों ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना दिया। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। भक्तों ने गंगाजल, दूध, दही, शहद से भगवान का अभिषेक किया। साथ ही बेलपत्र, भांग और धतूरा भी अर्पित किया। आजमगढ़ के प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में श्रावण महीने के पहले सोमवार पर भक्तों का मेला उमड़ पड़ा है। मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें आम से लेकर खास लोगों ने बाबा की पूजा अर्चना की। शिव भक्तों ने व्रत रखकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। मंदिरों में घंटा घड़ियाल की आवाज गूंजती रही। शिवालयों में बाबा भंवरनाथ की जय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर का उद्घोषल सुबह से ही सुनाई दिया। भक्ति और आस्था का कुछ ऐसा नजारा रहा कि बाबा के दर्शन के लिए यहाँ देर रात से ही भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई थी।
यहाँ उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया था। जिला प्रशासन रात से ही ट्रैफिक डाइवर्जन में व्यस्त रहा। पौराणिक महत्व वाले इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दर्शन के लिए यहाँ आए शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ को बिल्वपत्र, भांग, धतूर, अबीर और गुलाल अर्पित किए। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भक्तों ने सुखमय जीवन की कामना की। उनका कहना था कि श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस माह के पहले सोमवार को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। का जो सोमवार होता है, ये जो पार्वती माता थी शंकर जी को पाने के लिए सावन भर तपस्या की है, उसमें सोमवार विशेष प्रिय शंकर जी का, इसलिए हर देव स्थान पर जितने देवालय हैं भारत में सब जगह शंकर जी की आराधना की जाती है। इसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल, भांग, धतूरा, भस्म, अबीर, गुलाल, जितना भी बिना पैसे वाला सामान है सब हमारे देवा महादेव को चढ़ता है। पैसे का कोई सामान महादेव को नहीं चढ़ता है। भीड़ अपरंपार भीड़ होती चली जा रही है, लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। जब से भारत में जो है सनातनों का शंख गुंजायमान हुआ है, तब से सनातन मंदिरों में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती जा रही है। के दिन हर व्यक्ति जो भी मनोकामना मन में लेके जाता है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो सब कुछ सिद्ध हो जाता है। और यह ऐसा महीना चलता है जिसमें हर आदमी आंतरिक तौर पे कितना हो परेशानी में रहे, सात्विकता का अनुभव करने लगता है और वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है, हमेशा ये जानता है कि पर ब्रह्म की प्राप्ति इसी रास्ते के द्वारा संभव है। समाज में जो भी बुराई है उस सभी का अंत सिर्फ और सिर्फ आस्था से ही किया जा सकता है। भीड़ की कोई गिनती नहीं हो सकती है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक, हाँ, सुबह से शाम तक लाखों तक पहुंच जाए, 50,000 पहुंच जाए, कोई गिनती नहीं है। उसकी कोई गिनती है नहीं, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। इसका कोई भगवान की कृपा सब पे बनी रहती है और इनके आशीर्वाद से, भवनाथ बाबा भोलेनाथ की कृपा से शहर के इर्द गिर्द गाँवों के काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, और वो भी पहला सोमवार के तो काफ़ी ही भीड़ थी है। आजमगढ़ जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को सूचना आयोग का अधिकारी बताकर ग्राम प्रधानों से ठगी करता था। आरोपी पंकज यादव ने खुद को राजभवन सचिवालय का अधिकारी हर्षवर्धन सिंह राठौर IAS बताकर राज्य भर के प्रधानों से अब तक लाखों रुपए की ठगी की है। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल फोन और 3,200 रुपए नगद बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि यह कार्रवाई 13 जुलाई को की गई। अभियुक्त के विरुद्ध साइबर थाना आजमगढ़ में पहले से ही मुकदमा दर्ज था, जिसमें उसकी तलाश की जा रही थी। SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पूछताछ में आरोपी पंकज यादव ने बताया कि वह NIC की वेबसाइट से ग्राम प्रधानों और पूर्व प्रधानों की जानकारी एकत्र करता था। इसके बाद वह खुद को सूचना आयोग या राजभवन सचिवालय का अधिकारी बताकर प्रधानों को कॉल करता और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच का डर दिखाकर उनसे पैसे वसूलता था। सरकारी टैक्स या निधियों की फर्जी जांच के नाम पर वह प्रधानों को गुमराह करता और अपने बताए खातों में रकम ट्रांसफर करवा लेता था। साल 2024 में उसने आजमगढ़ जिले के गोछा गांव के प्रधानपति मोहम्मद आरिफ को इसी तरीके से ठगी का शिकार बनाया। खुद को राजभवन का सचिव बताकर उसने आरिफ से कुल 8,26,995 रुपए ठग लिए। ठगी का यह सिलसिला कई जिलों में फैला हुआ था। आरोपी पंकज यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा और खुद के मरने की झूठी खबर तक फैला दी। उसने फर्जी मौत की तस्वीरें बनाकर परिजनों और जान पहचान वालों के साथ साथ पुलिस को भी भेजी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और सटीक लोकेशन के आधार पर उसे चित्रकूट जिले से दबोच लिया।
गिरफ्तार आरोपी पंकज यादव बाराबंकी जनपद के असंद्रा थाना क्षेत्र के नाथुपुर सूरजपुर 35 रामस्नेही घाट का निवासी है। देखिए, दिनांक 26/10/2024 को 26 अक्टूबर को मोहम्मद आरिफ नाम के व्यक्ति हैं जो ओछा गांव के प्रधान हैं थाना मुबारकपुर। इसके अंतर्गत उन्होंने ये सूचना दी थी कि एक फर्जी राजभवन का सेक्रेटरी बनके IAS ऑफिसर बनकर हर्षवर्धन सिंह राठौर उसने अपना नाम बताया था। उसने इनसे कुछ पैसा ले लिया है, जिसमें लगभग 8,26,000 रुपये इनके द्वारा फर्जी जमा कराने की सूचना दी गई थी। इस पर अक्टूबर में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उसकी की जा रही थी। जब विवेचना क्रम में तथ्य प्रकाश में आए तो उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंकज यादव पुत्र राम लखन यादव, ये बाराबंकी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ऐसी कई घटनाएं कारित की गई हैं जिनमें फर्जी सूचना आयोग का अधिकारी बनकर, फर्जी तरह से राजभवन का सेक्रेटरी बनकर लोगों से ठगी की जाती है। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि लोग ये क्या करते हैं, NIC से लिस्ट डाउनलोड करते हैं जिसमें गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान की लिस्ट रहती है। ये पूर्व प्रधानों की सूचना उनकी भ्रष्टाचार की जांच कराने के नाम पर या उनको जो राशि प्राप्त हुई है विभिन्न योजनाओं में उसमें अधिक पैसा दिलाने के नाम पर पैसा हड़पते हैं और फर्जी IAS ऑफिसर बनकर उनको डराते धमकाते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं। इस पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और भी तथ्यों की जांच की जा रही है। इनके बैंक अकाउंट का अवलोकन किया जा रहा है और इन्होंने जितने भी प्रधानों और पूर्व प्रधानों से पहले संपर्क किए हैं उन सब की जांच की जा रही है। उन सब के बाद जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे और भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इनकी हमने पूरी, जब इन्होंने बताया कि पैसा इनके अकाउंट में जमा किया है तो इनके अकाउंट की लेयर बाय लेयर एनालिसिस की गई, कहाँ से पैसा विड्रॉल किया गया उसकी जांच की गई और जो इनके द्वारा अन्य प्रधानों से संपर्क किया गया था उनसे भी जांच की गई। तो जो तथ्य आगे आए थे उसमें प्रकाश में उनके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई। पूरी जांच अभी की जा रही है इनके अन्य साथियों के बारे में, किस किस तरह से इन्होंने पैसा अकाउंट कहाँ पे मंगाया है, पैसा कहाँ पे इनके विड्रॉल किया गया है, कितना पैसा इन्होंने ले लिया है, कितने लोगों को और भी विक्टिम बनाया है, उन सब की जांच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य आएंगे आपको ब्रीफ किया जाएगा। मुकदमे दर्ज होने की पूरी संभावना है। हम लोग सभी जनपदों से संपर्क कर रहे हैं, जितने भी मुकदमे दर्ज होंगे उनमें इनकी रिमांड भी ली जाएगी। देखिए, वो हम लोग सब अभी जांच कर रहे हैं, उसमें सभी प्रधान पूर्व प्रधान जिनसे भी इन्होंने पैसा हड़पा है उन सब के द्वारा भी जांच की जा रही है। उन सब से मुकदमा दर्ज कराकर उनकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे कि आपको बताया कि अक्टूबर में इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया था और कई बार इसके घर पर भी दबिश दी गई थी। आसपास के जहाँ पे संभावित इलाके थे जहाँ पे रह सकता था वहाँ पर भी दबिश दी गई थी। इसलिए इसने क्या किया कि इसने अपना एक मृतक अवस्था का फ़ोटो खिंचवाया अपने दोस्त से और उस फोटो को पूरे गाँव के लोगों में सर्कुलेट कर दिया कि मैं तो मर गया हूँ, जिससे कि पुलिस उसको दबिश ना दे, पुलिस ना ढूंढे और ख़त्म कर दे विवेचना। तो हम लोगों ने जब जाँच में पता किया तो ये एक्चुअली जिंदा था, उसके मोबाइल और अकाउंट एक्टिव थे, पर इसने फ़ोटो अपनी भिजवाई हुई थी। तो हमने वो भी तथ्य इसमें विवेचना प्रकाश में आया है। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के भटौली इब्राहिमपुर में रविवार शाम चकमार की पैमाइश के दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुभाष चंद्र पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पैमाइश का कार्य जिलाधिकारी के आदेश पर लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में किया जा रहा था। पीड़ित सुभाष चंद्र की पत्नी ग्राम प्रधान है। लेखपाल के बुलावे पर मौके पर पहुंचे थे। उसी दौरान पकड़ी कला गांव के रहने वाले विपक्षी भी मौके पर पहुंच और अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र ने बताया, जब उन्होंने कहा कि मैं लेखपाल साहब के कहने पर यहां आया हूं, तो आरोपी ने जाति सूचक गालियां देते हुए उस पर हमला कर दिया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बीच बचाव कर किसी तरह उनकी जान बचाई। इतना ही नहीं, जाते जाते आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने घटना की लिखित शिकायत जियनपुर कोतवाली में दर्ज कराई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव में एक चक्रोड 528 नंबर है, जिस पर दरखास्त गांव के लोग दिए थे कि आने जाने में सुविधा है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर लेखपाल साहब और कानगो साहब मौके पर पहुंच गए नापने के लिए। उसके उपरांत हमको जो है बुलाए कि आइए यहाँ पैमाइश होगी। लगभग 5 बजे शाम को हम वहाँ पहुँचे। तो हम पहुँचते ही उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से जाओ। तुम पर बादल सिंह पुत्र जुगनू सिंह कहा कि तुम वो ननिहाल में रहता है, वो रामनिवास का लड़की का लड़का है, नवासा पर रहता है। दबंग किस्म का आदमी है।
और बोला कि तुम यहाँ से जाओ, तुम प्रधान नहीं हो। हम कहे हम प्रधान नहीं है तो क्या, हम तो गांव के, मान लो गांव के हैं, बैठे हैं, पैमाइश करेंगे लेखपाल कानगो साहब, हम लोग देखेंगे। भाई पहले नापने तो दीजिए, हैं? फिर तब तुरंत वो हमको धक्का देकर गिरा दिया और लात मुक्का घुसा बादल। अच्छा। उसके बाद लात मुक्का घुसे से मारने लगा, उसको फिर ढकेल दिया। 5 फुट नीचे दीवार थी, नीचे हम जमीन पर गिर गए। उसका हमको काफ़ी चोटें आ गई, जांग में चोटें आ गई, सीना पर दब गया और एक का सर में जो है चोटें आ गई। इन्होंने फिर कहा कि वो भी साले तुमको अब आते हैं घर से गोल और सबको लेकर तो जान से मार देंगे, साले तुम्हारी प्रधानियाँ खत्म करवा दे रहे हैं। इसकी सूचना आपने कोतवाल साहब को दे दिए हैं। कोतवाल साहब ने चौकी इंचार्ज साहब को जो है सूचित किया है, उसको निगरानी करके उस पर डॉक्टर चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इस पर उचित कार्रवाई हो, हमारी FIR दर्ज हो सरकारी कार्य में। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, थाना जीयनपुर में एक भूमि विवाद के प्रकरण में राजस्व टीम मौके पर पैमाइश करने गई हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष मौके पर मौजूद थे, ग्राम प्रधान भी मौजूद थे, जिसमें एक पक्ष द्वारा ग्राम प्रधान पर ग्राम प्रधान के साथ मारपीट कर दी गई है, जिसमें विपक्षी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। आगे की सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है, क्या तथ्य उसमें रहेंगे सबकी जांच के हेतु थाना प्रभारी जीयनपुर को आदेशित कर दिया गया है। उस जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में राजस्व विवादों की संख्या काफी है, लेकिन समय के साथ शिकायत का संज्ञान न लेना किसी न किसी पर भारी पड़ रहा है। हालत यह है कि जमीन के एक ही टुकड़े का बार बार बैनामा होता रहा और असल मालिक की बात को अनसुना कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि वृद्ध महिला ने कोर्ट का रुख किया तो अदालत के आदेश पर सिधारी थाना पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। जिले के सिधारी के सरायसादी गांव में धोखाधड़ी से दूसरे की जमीन का बैनामा करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज से दूसरे की भूमि बैनामा करने के आरोप में 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। जहानागंज थाना क्षेत्र के दौलताबाद निवासी अनुसुईया देवी पत्नी स्वर्गीय केदार पांडे ने वर्ष 1994 में सिधारी थाना क्षेत्र के सरायसादी निवासी नामवर सिंह से जमीन का बैनामा लिया था। नामवर सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी राधिका सिंह ने हरिओम, कमल और रविकांत के साथ मिलकर साजिश की और अपने को मालिक प्रदर्शित कर भूमि मोहम्मद सारिक के नाम फरवरी 2012 में बैनामा कर दी। इसके बाद मोहम्मद सारिक ने अप्रैल 2014 में उसी भूमि को रामजी बरनवाल और बुदुला बरनवाल पत्नी रामजी बरनवाल को बैनामा कर दिया। तीनों बैनामा के गवाह एहतेशाम अहमद खान काफिल, ज्ञान प्रकाश और शकलदीप रहे। अनुसुईया देवी की सड़क के किनारे की बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए रामजी बरनवाल के पुत्र दिव्यांश, खुशी और सौम्या बरनवाल साजिश कर रही हैं। पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी। कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण में गई। न्यायालय के आदेश पर सिधारी पुलिस ने राधिका सिंह पत्नी स्वर्गीय नामवर सिंह, हरिओम सिंह, कमल सिंह, रविकांत सिंह, मृदुला बरनवाल और ज्ञान प्रकाश बरनवाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। रविवार को GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ज्ञान, विज्ञान, कला, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान पर आधारित शैक्षिक अभिव्यक्ति कला प्रदर्शनी आविर्भाव का आयोजन बहुत ही भव्यपूर्वक किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी सदर नरेंद्र गंगवार ने विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे के साथ आविर्भाव का उद्घाटन किया। आविर्भाव के इस प्रदर्शनी में सभी विषयों को मिलाकर कुल 231 मॉडलों का प्रदर्शन हुआ। आविर्भाव में जहां भौतिकी विज्ञान में अल्ट्रासोनिक रडार सिस्टम, हाइड्रोलिक JCB, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, रेनवाटर हार्वेस्टिंग जैसे आकर्षक प्रोजेक्ट लोगों के कौतूहल का विषय रहे, वहीं रसायन शास्त्र में स्थिर विद्युत अवक्षेपण तथा ऑक्सीहाइड्रोजन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। जीव विज्ञान में हाइड्रोफोनिक्स, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र तथा रक्त समूह अनुकूलता आदि जैसे सुंदर और प्रभावी मॉडल ने दर्शकों को अपने ध्यान का केंद्र बनाया।
गणित में डेरिवेटिव हाउस 3D मॉडल शेप, ट्रिगोनोमेट्री कॉर्नर सभी के प्रशंसा का केंद्र रहा। चित्रकला एवं शिल्पकला के अंतर्गत ग्राफिक आर्ट में मीराबाई की प्रतिमा, द्रौपदी चीर हरण, अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए विषय को उकेरा गया। हिंदी में धर्मवीर भारती का संस्मरण काले मेघा पानी दे तथा फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक का मॉडल अप्रतिम रहा। आज की पत्रकारिता पर व्यंग्य रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज की सभी ने मंत्रमुग्ध कंठ से प्रशंसा की। आंग्ल भाषा में द लॉस्ट चाइल्ड टाइप्स ऑफ वर्ब पर बच्चों ने बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किए। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न आकर्षक मॉडल जैसे लोकतंत्र प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता आदि प्रस्तुत किए गए। देश की आर्थिक व्यवस्था के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु वाणिज्य के छात्र छात्राओं ने सठियाम चीनी मिल पर आधारित क्रियान्वित मॉडल, जीएसटी मॉडल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बैंकिंग मॉडल आदि पर आधारित प्रेरणादायक मॉडल प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में भावुक होते हुए कहा कि आज का यह दिन देखकर हमें अपने स्कूल का समय स्मरण आ रहा है। बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट की प्रस्तुति बहुत ही शानदार तरीके से दिया। यहाँ के बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के और ऊर्जावान हैं। इन बच्चों से ही देश का भविष्य है। ये बच्चे ही राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं। इसलिए राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने बच्चों के कार्य कौशल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने अपने विचारों के माध्यम से प्रेरणा दी कि प्रदर्शनी एक ऐसा मंच होता है जहां विज्ञान के विभिन्न विषयों से जुड़े उत्पादों, तकनीकों, अनुप्रयोगों, आविष्कारों और अन्य विषयों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें विभिन्न विषयों से जुड़े उत्पादों और तकनीकों के द्वारा लोगों को विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों को इसी प्रकार अपनी प्रतिभा और कौशल से समाज को लाभान्वित करना चाहिए। प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने प्रेरणात्मक संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आयाम कला समावेशित तथा अनुभवात्मक शिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों तथा शिक्षकों ने विभिन्न विषयों पर शिक्षा के विविध आयामों को समायोजित करते हुए मानक के अनुरूप कई आकर्षक एवं प्रभावी मॉडलों का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आगामी कार्यक्रमों में और भी बेहतर करने के लिए आश्वस्त भी किया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी से बच्चों में राष्ट्र की प्रगति के प्रति अपने कर्तव्य तथा समस्त जीव कल्याण की भावना का बोध होता है। विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। समय समय पर हम अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारने और समाज में प्रदर्शित करने के माध्यम से पाठ्येतर क्रियाएं आयोजित करते हैं। जिले की लालगंज तहसील अंतर्गत ग्राम कुजराम में आबादी की भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद गहरा गया है। पीड़ित अशोक कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्षी ने उनके वैध भूखंड पर न केवल पेड़ लगाने में बाधा उत्पन्न की, बल्कि फर्जी आदेश का हवाला देकर शौचालय का निर्माण कार्य रुकवाया। अशोक सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को उन्होंने अपनी निजी भूमि पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। तभी विपक्षी ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस की सलाह पर पीड़ित पक्ष अगले दिन थाना दिवस के अवसर पर थाना तरवा पहुंचा।
जहां मौजूद नायब तहसीलदार व कानूनगो को उन्होंने पूरे प्रकरण से अवगत कराया और लिखित में प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विपक्षी ने एक कथित आदेश का मोबाइल स्क्रीन पर हवाला दिया, जिसे 11 जुलाई 2025 का बताया गया, लेकिन उसकी कोई अधिकृत प्रति न दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आदेश नायब तहसीलदार से दबाव में पारित कराया गया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है और क्षेत्राधिकार से बाहर है। बताया कि उन्होंने मामले को लगातार थाना दिवस, थानाध्यक्ष और तहसील प्रशासन के समक्ष उठाया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विपक्षी पर कार्रवाई और नायब तहसीलदार के आदेश की जांच कराए जाने की मांग की। कुछ दिन पूर्व जो है हम लोगों के यहाँ घरौनी का कार्य हुआ, तो जिसमें आबादी है तो उसमें घरौनी में मेरा नाम चढ़ा है। तो घरौनी में जब मेरा नाम चढ़ा है 2023 में, और उसकी कॉपी मेरे पास है, तो उसको उस घरौनी पे जो है हम अपना काम करने जा रहे थे, अपना शौचालय बनवा रहे थे। तो हमारे ही ग्राम सभा के विपक्षी विजय कुमार सिंह सन ऑफ विजयकांत सिंह आके उसको रोक दिए। तो हमने कहा किस आधार पे आप रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह मेरा है। तो मैंने कहा कि आपका है तो आप कोई प्रूफ लाइए। तो वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए, तो मैं अपना काम करवाया। तो उन्होंने 112 बुला लिया, 112 नंबर पुलिस बुला लिया। 112 नंबर पुलिस आई तो उन्होंने हम लोगों को थाने पे बुलाया 12 तारीख को, सेकेंड सैटरडे को, दिन शनिवार को हम लोगों को थाने पे बुलाया, दोनों पक्षों को। तो हम लोग शनिवार को 12 तारीख को तो थाने पे गए, थाना दिवस भी था। तो हम लोग जब थाने पे गए तो हम लोग बैठे रहे करीब 11 बजे से 2 बजे तक। और हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन, जिसमें थाना दिवस अधिकारी महोदय, नायब तहसीलदार लालगंज आजमगढ़ उपस्थित थे, तो हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप विपक्षी को भी बुलाइए, किस आधार पे मेरा कार्य रोका जा रहा है। तो तरवा थाने के नायब और कुछ सिपाही मिलकर उनका नंबर लगाए विपक्षी का, विजय कुमार सिंह का, लेकिन उन्होंने नंबर रिसीव नहीं किया, न वो मौके पे थाने पे आए। उसके बाद मैं वहाँ 1 घंटे और बैठा रहा। थानाध्यक्ष महोदय से अपना निवेदन किया कि सर अगर वो आ नहीं रहे हैं तो मेरा कार्य न रोका जाए, अगर कोई लीगल आदेश हो कार्य रोकने का तो मेरा कार्य रोका जाए। तो जब वो नहीं आए तो थानाध्यक्ष महोदय ने कहा कि ठीक है, आप अपना कार्य जाके करिए। तो हम लोग फिर अपने जाके अपना वहाँ शौचालय वाला काम शुरू कर दिए। काम शुरू करने के बाद पुनः जो है तुरंत जो है 112 नंबर आ गई। फिर जो है हम लोगों ने उससे कहा कि काम नहीं रोकेंगे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद फिर 112 नंबर दूसरी गाड़ी आ गई, उससे भी कहा, वही बात कही गई। लेकिन अंत में जो है थाना तरवा से 2 नायब और 2-3 सिपाही जो है आ गए और उन्होंने ज़बरदस्ती काम बंद करवा दिया और हम लोगों को थाने ले गए। थाने पे हम जाके हमने पूछा कि अगर आपके पास कोई लिखित आदेश हो या कोई कोर्ट का आदेश हो तो आप हमको दिखा दीजिए, हम लोग अपना काम बंद कर देंगे। तो उन्होंने, नायब साहब ने हमको मोबाइल पर एक आदेश दिखाया जो कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से संबंधित था, जिसमें हमारे विपक्षी ने उस मुकदमा किया था और उस पर नायब तहसीलदार साहब का आदेश था कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, अतः इस पर जो है कोई कार्य न किया जाए, यथा स्थिति रखी जाए, जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। क्योंकि मामला अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट से हमको स्थगन आदेश मिलना चाहिए, तब उसके बाद हमारा काम रुकेगा ना। और नायब साहब के ये क्षेत्र के बाहर है, फिर भी अगर उन्होंने दे दिया है तो जब हमने उसका अवलोकन किया, निकलवा के प्रिंट निकलवा के उनके आदेश का, तो वो आदेश 11 तारीख को शुक्रवार को किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन पड़ा है उस पर 12/7/2025 का है। मतलब ये कि 12/7/2025 को एप्लीकेशन टाइप हुआ है और इन्होंने 11/7/2025 को, मतलब एक दिन पहले ही उस पर अपना जो है
यथा स्थिति का आदेश पारित कर दिया है। ये कैसे संभव? एक दिन पहले एप्लीकेशन अब सर ये इसीलिए मैं आया हूँ डीएम साहब के यहाँ, और एक तरह का यह कूटरचित प्रयास है जो कि सरकार को और स्वच्छ, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिल जाए। जो है योगी जी के शासन में जो भी यह कार्य चल रहा है तो स्वच्छ और हर तरह से जो है समाज सुरक्षित रहे, जो है हम लोगों को परेशान न किया जाएगा, हम लोगों को कार्य न रोका जाए। कोई अगर आदेश होता है, कोर्ट का आदेश होता है, कोई माननीय उच्चाधिकारी का आदेश मिलता है कार्य रोकने का, तो हम लोग उससे सहमत हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा।